and today we are going to start our new chapter, that the gravitation. In the previous lecture of this chapter we discussing the syllabus, that which topic we have to study और हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है. ये बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई थी. So before watching this video just go in the playlist and watch the previous video. After that come on that. तभी आपके समझ में आ पाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है. सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ग्रेविटेशन. आज हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका 3 है उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन. और ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है या जो हमारा अर्थ है वो किस तरह से जो है अपने एक्सिस पे और सन के चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है, या हमारे नेचर में जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, या कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही आती है. तो ये सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. और आपके मन में जो क्यूरियोसिटी आ रही है कि भाई कोई चीज़ को जब ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऐसी ही क्यूरियोसिटी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में आया कि भाई जब किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, वो दाएँ बाएँ या फिर अपसाइड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता, राइट. तो ये जो छोटी सी क्यूरियोसिटी उनके माइंड भी थी, इसने एक बहुत बड़े रूल को जन्म दिया जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. बात समझ में आ रही है. जब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए कि आप कुछ नए इन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं. अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस को रट रहे हैं, तो ये फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, साइंस का मतलब ही होता है कि एनालाइजिंग. जब किसी चीज़ को हम लोग समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, तब जा कर के वो सही मायने में साइंस का स्टूडेंट है. ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो भी आप पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको अपने आसपास ऑब्जर्व करें कि भाई ये चीज़ कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है. तो हम बात कर रहे थे कि न्यूटन साहब जो थे, एक दिन सेब का पेड़ था, ऐसा लिखा गया, ऐसा किसी बुक में है नहीं लिखा, लेकिन ऐसा जो है कहा गया है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब जो है उस टाइम पे गिरा, है ना. न्यूटन एप्पल्स कहते हैं उसे. तो न्यूटन एप्पल्स जो था या एप्पल जो था वो नीचे की तरफ गिरा, तो उनके दिमाग में जो है ये विचार आया कि भाई ऐसा क्यों होता है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि उस टाइम पर यूरोप में जो है एपिडेमिक फैला हुआ था. उस टाइम पे वहाँ भी महामारी जैसे इस टाइम पे चल रही है, वहाँ पर भी इस तरह की एपिडेमिक फैली हुई थी. कोई वायरस था या फिर कोई डिजीज़ थी जो फैली हुई थी. तो सब लोग क्वारंटीन पीरियड में थे, तो वो भी क्वारंटीन थे. तो वो अपने घर के आसपास जो पेड़ थे उसके नीचे जाके वो बैठे हुए थे और अचानक से वो सेब नीचे की तरफ गिरा. उनके दिमाग में स्टक किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है. तो उन्होंने इस बारे में सोचा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे कि उसको हम वेरीफाइड कर पाएँ. तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई. हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी थ्योरी जो प्रूफ नहीं है, बस वो है, राइट. दैट इज नॉट द हाइपोथेसिस, राइट. सो इन्होंने देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इसको एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब जो है कि नीचे से कोई फोर्स काम कर रहा है, भाई कोई इसको खींच रहा है. अगर कोई इसको खींच रहा है तो कौन खींच रहा है. तो उन्होंने एनालाइज किया कि भाई जब हम लोग देखते हैं कि हमारा अर्थ पे ये जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अर्थ जो है कहीं ना कहीं इस पर एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है. ठीक है, और फिर इन्होंने इसके ऊपर एनालाइज किया. एनालाइज करते बहुत सारी चीज़ें इनको पता चली और इन्होंने एक रूल दिया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी यूनिवर्सल, इसको हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स भी, हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमारे ब्रह्मांड में जितने छोटे बड़े जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पर क्या होता है, ये काम करता है. ठीक है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं. ठीक है, सो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर आपके पास दो मासेज हैं, मान लीजिए आपके पास ये पहला मास है, ये दूसरा मास है. मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और ये दोनों जो हैं r डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हैं. ठीक है, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और मैथमेटिकल एनालाइजेशन किया और उसके बेसिस पे कुछ रूल्स दिए. वो रूल कैसे दिया? उन्होंने दो मास लिए. उन्होंने एज्यूम किया कि भाई हमारे नेचर के जितने भी मासेज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बाई ए फोर्स दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है.
हमारे नेचर में और भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स कैसे डिपेंडेंट होता है इसको हम थोड़ा देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम आप एक दूसरे पर फोर्स क्यों नहीं लगा पाते, या लगाते तो हैं तो एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर दो मास आपके पास है m1 और m2 और ये r डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इन दोनों मासेस का आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मास जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बल्की होगा, जितना उसका मास ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दैट्स मीन इट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ये दोनों जो मासेस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस का हम लोग इन्वर्सली स्क्वायर ले लें, मतलब आर स्क्वायर करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, तो हमें ये पता चल जाता है कि इनके बीच में फोर्स, जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत दूर दूर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो डिपेंडेंसी निकल के आती है। पहली डिपेंडेंसी ये निकल के आई कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा बॉडी पे। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आई कि क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r² है, इसका मतलब सीधा सा है कि इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी इनके बीच का फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में। हम आप एक दूसरे के फोर्स को एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मास बहुत ही कम है। ठीक है, डिस्टेंस कम होते हुए भी हमारा मास बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी, जैसे हमारी अर्थ जो है सोलर से जुड़ी हुई है, तो हम देखते हैं कि सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, जो उसे उसके फिक्स उसके चारों तरफ घूमने में क्या करता है, मदद करता है। दैट्स मीन उसको एक ऐसा फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन्स के एप्पल की। इसको न्यूटन्स एप्पल्स कहते हैं। अब ये जो सेब नीचे की तरफ गिरा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेब का मास और अर्थ का मास, राइट, अर्थ का मास तो सेब के मास से बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थ क्या करता है, उस सेब पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो एप्पल नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, द फोर्स बिटवीन टू bulk masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का क्या निकालना पड़े, मुझे जो है इसका स्टेटमेंट लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, राइट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two masses is directly proportional to their masses, to their product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर स्क्वायर लेकर के उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। सो ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल रूल का। इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, छोटे और बड़े मासेस दोनों के लिए एप्लीकेबल। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, तो मैं लिख सकता हूँ m1 m2 अपॉन r²। बेटा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस केस में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अब ये जो कैपिटल G है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो कैपिटल G इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बाद में जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो इसकी वैल्यू जो आती है, देखो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की तो इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द
यूनिट, दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर, और सभी केसेस में आपको ये वैल्यू पुट करनी है 6.6। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल के केस में आपको कैपिटल जी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो अगर आपके पास दो मासेस दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो आप उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं इसे हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको बहुत केयरफुली देखिए, हम लोग इसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वो न्यूमेरिकल से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल होता क्या है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। अर्थ जो है किसी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और ये मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास कितना है, 1 kg है। कितना है, 1 kg। इसका मास कितना है, 1 kg है। और अर्थ का जो मास होता है बेटा, अर्थ का जो मास होता है दैट इज द 6.10⁻24 मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसको हम एम मान लेते हैं, इसको एम ई मान लेते हैं, ठीक है। एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ है और ये 1 kg का मास है, और इस 1 kg के मास को हम लोग जो है एक डिस्टेंस से जो है हम लोग इसको मान लीजिए इसके सरफेस पे रखा हुआ है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए इस अर्थ के सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है। तो इसके सेंटर से बेटा, इसके सेंटर से जो ये रेडियस होगी, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो इसके सेंटर पे काम करेगा, अर्थ के सेंटर पे काम करेगा, और मास ऑफ द अर्थ कितनी है, 6 × 10⁻24 kg। और ये क्या है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको आपने कितना लिया है, 1 kg। मतलब कि 1 kg का मास जो है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसकी फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, F = G m1 m2/r²। ध्यान से समझिए, यहाँ पे m जो है ऑब्जेक्ट का मास है और हम ले लेते हैं me, me इज द मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे r e का मतलब, क्योंकि देखो ये मास तो इसके सेंटर पे रहेगा और ये मास इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो बेसिकली ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस मतलब इन दोनों मासेस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ये वैल्यूज आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 6400 किलोमीटर कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को रखता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो मैं लिख सकता हूँ 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अगर 6400 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा, देखो F = कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 kg है। मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 राइट, अपॉन r²। r² का मतलब इस रेडियस को रखेंगे आप, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। और जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो बड़ा सरप्राइजिंग सा आंसर आता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। कितना, 9.8 न्यूटन। इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे 1 kg का मास रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 1 का पता चल गया, आप 10 का निकाल सकते हैं, 100 का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका मास 50 किलो का है, 50 kg का है, तो अगर आपका मास 50 kg का है उसमें आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसका, आपका आप पे लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों ये एनालॉजी मैंने आपको समझाई है, ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर कराया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको अच्छे से नोट्स बना लें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हों इसे सॉल्व करें। आज के लेक्चर में हम केवल यही डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकल के आती है, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। और भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और जब हम और ग्रेविटी क्या होती है, या किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, उस केस में हम क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और जो है नोट्स प्रिपेयर करते रहें ज़रूर, और जो भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं वो ज़रूर पूछते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।